न्यायपालिका के कारण पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को उचित हक कई जगहों पे नहीं मिल पाया है, तो इसका बड़ा कारण है न्यायपालिका। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज रिटायर करते हैं तो अपने बाल बच्चों को कैसे बहाल कर दे, इस बात की पूरी इजाजत अभी जो मैकेनिज्म है बहाली के लिए, वह उनको इस बात की पूरी छूट दे देता है। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं। इस दौरान वो मधेपुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और सीधे आपको मधेपुरा लिए चलते हैं। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित, महादलित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग वंचित हो जाते हैं, तो इनके अधिकारों को कैसे बहाल किया जाए मुकम्मल, इस रास्ते में मुझको यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो न्यायपालिका। न्यायपालिका के कारण पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को उचित हक कई जगहों पे नहीं मिल पाया है, तो इसका बड़ा कारण है न्यायपालिका। न्यायपालिका में खास करके हम उच्चतर न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, हायर जुडिशियरी की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहां नहीं है। और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जब हम कहते हैं, तो जो सिस्टम है वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली के लिए, वह सिस्टम ही ऐसा दोषपूर्ण सिस्टम है कि दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। दुनिया का यूनिक सिस्टम, जिस सिस्टम से हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज लोग बहाल हो रहे हैं, दुनिया का सबसे अद्वितीय और कैसा सिस्टम कि जो व्यक्ति कल रिटायर करने वाला है, कल जाने वाला है, उसको इस बात की चिंता रहती है कि हमारा बाल बच्चा का क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज रिटायर करते हैं तो अपने बाल बच्चों को कैसे बहाल कर दे, इस बात की पूरी इजाजत अभी जो मैकेनिज्म है बहाली के लिए, वह उनको इस बात की पूरी छूट दे देता है। और नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम दलितों की बात, पिछड़ों की बात क्या करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान गरीब घर का यदि है, पढ़ने में चाहे कितना भी तेज हो, अगर वह चाहे कि हम मेहनत करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए, तो उसके लिए भी जज बनना संभव नहीं है। सभी मेरिट वाले विद्यार्थियों के लिए, जो गरीब घर का है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसका कोई ना कोई पहले से नहीं है, उन जगहों पे उन परिवारों के लिए, चाहे वह किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद है। और जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस रूप में बंद रहेगा, तब तक जिनको न्याय देना और दिलाना चाहते थे पीपी मंडल जैसे महापुरुष, उनको न्याय नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। यह सच है। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना कर रखा, और ऐसा सिस्टम कोई भारत के संविधान ने बना दिया ऐसा भी नहीं है। जो सिस्टम इन लोगों ने बना लिया है, स्वयं जज लोगों ने बना लिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों ने बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते, उनके डिसीजन के चलते ऐसा बन गया, वरना गैर संवैधानिक व्यवस्था, बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था से आज लोग बहाल हो रहे हैं। और नतीजा जानते हैं इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है कि जितने लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अब तक बहाल हुए हैं या हो रहे हैं, उसमें 70%, 80% सिर्फ हिंदुस्तान के 250-300, मुश्किल से 350 परिवार के लोग ही अब तक जज बने हैं। बहुत सारा परिवार आप देखिएगा कि जिनके परदादा रहे होंगे जज, उनकी बाद वाला पीढ़ी जज, उनकी बाद वाला पीढ़ी जज, किन्हीं के मामा जज, किन्हीं के चाचा जज, वही लोग जज, दूसरे लोग जज नहीं बनते। तो ऐसी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज एक्चुअल में नहीं बहाल हो रहा है, वहां उत्तराधिकारी बहाल किए जा रहे हैं। हम हटेंगे तो हम अपना बेटा को बनाकर चले जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था
संविधान के खिलाफ व्यवस्था है। और जब तक ऐसी व्यवस्था है तब तक वास्तव में बीपी मंडल साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम हिंदुस्तान के लोग नहीं दे रहे हैं, जो हमको स्वीकार करने का काम करना चाहिए। यह नहीं है सच्ची श्रद्धांजलि। और भाइयों और मित्रों, दुख इस बात का नहीं है कि जो लोग किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि व्यवस्था न हो, वैसी ही व्यवस्था रहे, क्योंकि जिनको उस तरह की व्यवस्था से लाभ है वो क्यों चाहेंगे कि व्यवस्था में बदलाव हो? जिनको लाभ है वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था में बदलाव हो, लेकिन जिनको चाहना चाहिए वो लोग भी नहीं चाहते हैं। कहने के लिए सीना चौड़ा करके वोट लेना हुआ आपके यहाँ, तो आकर कहेंगे कि हम सोशल जस्टिस के चैंपियन हैं, हम तो आपके लिए आरक्षण के लिए लड़ते हैं। भैया इतने दिनों तक एक नहीं अनेक लोग बिहार से हुए जो भारत सरकार में ऐसी ताकतवर स्थिति में हुए कि अपने समय में अगर लोग चाहते तो उस समय के प्रधानमंत्री या पूरी जो सरकार थी इस ताकत में लोग हुए, उस वक्त कहते तो उठो और बैठो तो बैठो। ऐसी स्थिति इतनी बड़ी ताकत में लोग हुए, लेकिन कभी इसकी चर्चा लोगों ने नहीं की चर्चा। आप सब लोगों को मालूम बिहार में कई लोग हुए, लेकिन नहीं की चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको इन बातों से चिंता नहीं है। आपके बाल बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं है, उनको तो चिंता है या चिंता थी कि ताकत आपकी, इसलिए भाषण आपके पक्ष में, लेकिन वहां जाकर आपकी चिंता समाप्त हो गई, अपना बेटा बाल बच्चा की चिंता उनको ज्यादा हो गई। तो जिनको अपना बेटा और बाल बच्चा की चिंता हो गई, उन्होंने कभी इन विषयों पर वहां मुंह नहीं खोला। और इसीलिए ऐसी स्थिति अभी हम तो भारत सरकार में जब मंत्री थे, पता नहीं लोग क्यों डर जाते हैं या क्या हो जाता है। हम भारत सरकार में मंत्री थे तब भी हमने कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट में भी कई बार हमने अपनी बात रखते हुए वहां हमने कहा। पार्लियामेंट के बाहर मंत्री रहते हुए हम कई जगह दूसरे राज्यों में भी जाकर हमने लोगों को जगाने का काम, सभा करने का काम, बताने का काम हमने उस वक्त किया। तो हम जिस वक्त भले हम गठबंधन में किसी के साथ रहे, कोई भी हर पॉलिटिकल पार्टी आज गठबंधन में रहती है, लेकिन जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है उसकी विचारधारा अलग होती है, बाकी पार्टियों की विचारधारा अलग है। अब उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से अगर हम काम करने लगे तो फिर दोनों पार्टी के अलग अलग अस्तित्व होने का मतलब क्या है? तो हम तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में इन बातों को जब उठाते थे, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते थे कि आप मंत्री हैं और फिर इस तरह की बात आप भाषण दे रहे हैं। तो हम उस समय बोलते थे कि भैया हम मंत्री हैं बाद में, पहले अपनी पार्टी और जिस जनता ने हमको वोट दिया उसके साथ मेरा कमिटमेंट पहले। तो इसलिए हम बोलते थे, बाकी लोगों को भी करना चाहिए था, लेकिन हाँ हम इसलिए हिम्मत जुटाकर बोल देते थे कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने परिवार के लिए चिंता नहीं रहती थी। राजनीति में जाने के बाद परिवार की जो ड्यूटी है उतनी दूर तक सही है, लेकिन परिवार की चिंता नहीं, लोगों की चिंता, आपकी चिंता रहती थी। और लोगों को परिवार की चिंता है। देखिए पूरी जात की भी चिंता अगर कोई करे तो भी थोड़ी बात हो सकती है कि चलिए उनकी जात की संख्या 50 लाख 60 लाख, तो उनकी चिंता। जबकि बिहार के लोग किसी को भी अभी जितनी जनसंख्या होगी 12-13 करोड़, उतने लोगों की चिंता करने के लिए सत्ता देने का काम बिहार के लोग करते हैं। एक परिवार की चिंता करने के लिए लोगों ने कभी सत्ता देने का काम नहीं, लेकिन लोग लग गए हैं। आपको मालूम है किस तरह से परिवार, लेकिन खैर उस स्थिति से तो बाहर आए। और फिर अब नीतीश कुमार जी के ऊपर भी जब जवाबदेही दी गई, तमाम पिछड़ा समाज के लोगों ने, लंबू समाज के लोगों ने नीतीश जी के ऊपर भी जवाबदेही दी। नीतीश जी अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला,
निश्चित रूप से क्रेडिट नीतीश जी को जाता है। उस समय जो स्थिति थी 2005 के पहले, क्या स्थिति थी, उस स्थिति से नीतीश जी ने बिहार को बाहर निकाला। बिहार विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ा। लेकिन अब जब उनकी राजनीति का अंतिम ओवर चल रहा है, इस ओवर में क्या करने लगे? इस ओवर में नीतीश जी ने पता नहीं उनके मन में क्या आया है। अब इस अंतिम स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार को हम फिर से वहीं पहुंचाएंगे जहां से बिहार को लाने का काम हुआ था। अरे भैया नीतीश जी, अगर उसी परिवार में देने का निर्णय आपका होना था अंत में, तो राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, लालू जी ने बनाया था, तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने के समय क्यों इतराज किया था आपने? क्यों इतराज किया था आपने? आपको बताना पड़ेगा। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन रही थी तो इतराज उस समय हल्ला क्यों किया था कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, परिवारवाद, वंशवाद? तो उस समय बहुत हल्ला किया, संघर्ष किया। हम लोग हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी, जवानी के महत्वपूर्ण समय कुर्बान कर दिया। जब फिर से आपको यही करना था तो क्यों आप उस समय कर रहे थे? क्यों इतने लोगों को संघर्ष में ले गए? बिहार को अगर वही पहुंचाना था तो इसका मतलब इतने लोगों की कुर्बानी बेकार। अंत में आकर हम कह रहे हैं कि हम उसी परिवार के हाथों में सौंपेंगे। कोई बात हुई क्या? अरे उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं, लेकिन अति पिछड़ा समाज, लौह पुरुष, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज में भी सब लोगों ने मिलकर उनको ताकत दी। तो इनमें से किसी के ऊपर अगर जवाबदेही सौंपने की बात आप करते तो बिहार के लोगों को अच्छा लगता। लेकिन आप कहां चले गए? उसी परिवार में, जिस परिवार के किसी दूसरा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के समय आपने एकदम लगा कि आसमान सर पे उठा लिया था। क्या जरूरत थी? उसकी जवाब तो देना पड़ेगा नीतीश। राबड़ी जी को लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बना रहे थे, उस दिन नीतीश जी आपने क्यों विरोध किया था? अगर आज आपको यही करना था। खैर, नीतीश जी का अपना निर्णय है, जो निर्णय ले। जब पार्टी कमजोर होने लगी थी उनके इस तरह के निर्णय से, तो सबसे पहले हमने पार्टी में सवाल उठाया। हमने कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि नीतीश जी उस कदम को वापस ले लीजिए, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। इतने लोगों ने संघर्ष करके दल का निर्माण किया है। अति पिछड़ा भाइयों का क्या होगा? दूसरे लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, इनके अरमान जुड़े हुए हैं, इनका क्या होगा? नीतीश जी ने ये नहीं सुनी और अंततः एक तरह से कहिए कि पूरी पार्टी को जो गिरवी रख दिया। अब गिरवी रख दिया तो हम लोग तो चल दिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे। बिहार वही चला जाए, एक परिवार में सीमित हो जाए, इसको बर्दाश्त करने का काम बिहार की जनता और हम लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग तो चल दिए। पार्टी को गिरवी तो आपने रख दी, अब तो धीरे धीरे सब लोग पार्टी से विदा हो रहे हैं। कल श्रीमती मीना देवी जब पार्टी से गई, पुरानी नेत्री रही है, कई बार की एमपी रही रहे, अब गई तो ठीक वही बात उन्होंने भी कहा जो बात हम पार्टी छोड़ने के समय कह रहे थे। यह सच है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का 2-4 आदमी है जो अपवाद के रूप में कुछ और बात कर सकता है, बाकी कोई अब मन से वहां नहीं है, भले शरीर वहां उसका है, तो यह पार्टी तो अब समाप्ति के कगार पर है। अब नीतीश जी की मर्जी, उनकी पार्टी तो समाप्त करने लगे, करे, लेकिन पार्टी को गिरवी रख सकते थे, उनकी पार्टी जो करे। अब बिहार को